तो आइए दोबारा देखते हैं। नॉलेज और करिकुलम हम पढ़ रहे हैं और नॉलेज और करिकुलम में पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी और चौथी वो मैंने साथ में बना ली है। आज हम जो पहला सवाल पूछा जाता है, जो पहला सवाल होता है ना, उसमें 4 छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो उनके लिए ही देख रहे हैं टॉपिक को, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। यानी 4-4 नंबर के आपको 4 सवाल करने हैं, उसके लिए देख रहा हूँ मैं। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, मैंने उसमें लिखा है पहले सवाल के जो पहले प्रश्न के प्रश्न हैं, मतलब ठीक है। तो काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ने हैं, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, कम से कम 15-16, तो सब आपको याद रखने हैं 4 नंबर के लिए। तो उसमें सबसे जो पहला टॉपिक होगा जो 4 नंबर का आपका आएगा, वो है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर पूछता है। सबसे पहला सवाल होगा तो उसमें एक टॉपिक हो सकता है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर, यानी क्यूरिकुलम और सिलेबस। ज़्यादातर जो हिंदी में होता है दोनों मिक्स किया होता है, लेकिन अगर अंतर देखना है हमको तो अंतर होता है दोनों में। एक पाठ्यचर्या होती है जिसको क्यूरिकुलम कहते हैं, जो बीएड सेकेंड ईयर में है, और जो बीएड फर्स्ट ईयर में था पाठ्यक्रम था जिसको सिलेबस कहा जाता था। तो इसको विषय वस्तु भी कहते हैं, ठीक है। तो पाठ्यक्रम विषय वस्तु का दोनों का मतलब एक जैसा है। ऑथेंटिक शब्द सिलेबस है जो सही होगा। पाठ्यचर्या क्यूरिकुलम वर्ड है, तो हिंदी में तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को मिक्स भी कर देता है, लेकिन ज़्यादातर हमको ध्यान क्यूरिकुलम का रखना होता है। दोनों में अंतर भी पूछता है। ये आपको यहाँ भी मदद करेगा, और जो आपका 4B पेपर होगा मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, जो 4B 20 तारीख को होगा, उसमें भी ये सवाल है। तो दोनों लोग आपकी मदद करेगा। तो देखते हैं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर होता है दोनों में। तो आइए अंतर को देखेंगे हम। एक तरफ इसी तरह बना देना है पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या क्या है? पहला पॉइंट है, एक छात्र विद्यालय में जाने के बाद और वहाँ से आने से पहले जो भी स्कूल में करता है वह सब पाठ्यचर्या कहलाती है। इसमें पढ़ना, खेलकूद, संगीत, व्यायाम सब कुछ शामिल होता है। तो ये परिभाषा ऑलरेडी आप जानते हैं। स्कूल में जाने के बाद और वहाँ से आने से पहले जो कुछ करता है सब कुछ पाठ्यचर्या है। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक हिस्सा मात्र होता है। बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं उसे ही हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो जो बच्चे ने स्कूल में जाके पढ़ाई की है ना, ये वाला जो पढ़ना है वही पाठ्यक्रम कहलाता है, और पढ़ने के साथ साथ सब कुछ पाठ्यचर्या कहलाती है। तो मैं यदि डायग्राम बनाऊं कि भाई पूरे स्कूल की पाठ्यचर्या है, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं कहूँगा कि ये पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या में बहुत कुछ चीज़ें हैं, उसका एक हिस्सा क्या है? पाठ्यक्रम है, और बहुत बड़ी पाठ्यचर्या है। तो पहला पॉइंट। दूसरा, पाठ्यचर्या का स्वरूप व्यापक होता है क्योंकि इसमें सारी गतिविधियां शामिल होती है। जो ये पाठ्यचर्या है इसका स्वरूप कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत सारी गतिविधियां शामिल है। जबकि जो पाठ्यक्रम है इसका स्वरूप संकुचित होता है क्योंकि इसमें केवल विषय वस्तु को पढ़ाना होता है, तो बहुत छोटा है, संकुचित एरिया है। तो बहुत बड़ा है पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम बहुत छोटा सा है। तीसरा पॉइंट, यह छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है कि इसके तहत छात्र को पढ़ा भी रहे हैं तो बौद्धिक विकास भी हो रहा है, खेलकूद भी करा रहे हैं, शारीरिक विकास भी हो रहा है, प्रार्थना आदि भी करा रहे हैं, मानसिक विकास भी हो रहा है, आध्यात्मिक विकास भी हो रहा है। यानी छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। यह केवल बौद्धिक विकास पर बल देता है कि केवल पढ़ा लो बुद्धि का विकास होगा, उसके आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास, खेलकूद किसी पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो केवल बौद्धिक विकास पर बल देता है, ये सर्वांगीण विकास पर बल देता है। अगला, इसमें अनेक प्रकार की क्रियाओं को ध्यान दिया जाता है। पढ़ना, लिखना, खेलकूद, व्यायाम, संगीत, प्रार्थना सब कुछ शामिल है। इसमें केवल मानसिक क्रियाओं को पर बल दिया जाता है। केवल पढ़ ले, दिमाग में सोच ले, समझ ले, रट ले, बस वही है। तो इसमें केवल मानसिक क्रिया को बल दिया जा रहा है, और इसमें समस्त क्रियाओं को बल दिया जा रहा है। तो ये भी समझ लिया है। अगला, इसमें विद्यालय के संपूर्ण कार्य जैसे राष्ट्रीय त्यौहार, प्रभात फेरी, विदाई समारोह आदि सभी शामिल होते हैं। तो इसमें सब कुछ शामिल है। जो हम राष्ट्रीय त्यौहार 26 जनवरी, 15 अगस्त को गाना गाते हैं, परेड करते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, विदाई समारोह करते हैं, जब लड़कियां रोती रहती है 12वीं में पास होने, मतलब पेपर देने से पहले रोती हैं, और उसमें कई बार ऐसा होता है कि वही पास भी नहीं होती, दोबारा वही स्कूल में आ जाती है फिर, तो हास्य का विषय हो जाता है। पर जो भी है सब कुछ शामिल है। मतलब इसमें केवल कक्षाई कार्य जैसे हो, जैसे पढ़ना, कौन सी विधि से पढ़ाना है आदि ही शामिल होता है। तो इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें केवल वही है कि टीचर आके पढ़ा रहा है, भाई कौन सी विधि है, क्या पढ़ाना है, इसलिए बस केवल उसे पढ़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, और भी अंतर है एक दो। पाठ्यचर्या, यह परीक्षा
तक सीमित नहीं होता। इसका उद्देश्य केवल परीक्षा तक सीमित नहीं है, यह केवल परीक्षा तक ही सीमित होता है कि बच्चे को पढ़ा दो। क्यों पढ़ाना है? ताकि उसका पेपर लेना है। इसका उद्देश्य पेपर लेना थोड़ी है भाई, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है इसका। अगला, इसका अंतिम उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। इनका अंतिम उद्देश्य बच्चे का मूल्यांकन करना है कि भाई बच्चे को पास करवाना है, ये मूल्यांकन है और ये सर्वांगीण विकास है। पाठ्यचर्या जो लैटिन भाषा का शब्द है। जो पाठ्यचर्या में जो क्यूरिकुलम वर्ड है ना, वो लैटिन भाषा का शब्द है। और जो पाठ्यक्रम है उसमें जो सिलेबस वर्ड है ग्रीक भाषा का शब्द है। हिंदी नहीं है, पाठ्यक्रम ग्रीक नहीं है, सिलेबस ग्रीक है और क्यूरिकुलम है लैटिन है। तो ये भी देख लिया। अगला, पाठ्यक्रम के तहत छात्रों को केवल शिक्षा ही नहीं दी जाती है, बल्कि नैतिकता, अनुशासन, भाईचारा, राष्ट्रीयता, सहयोग आदि मूल्यों का भी विकास किया जाता है। तो केवल हम उसको शिक्षा ही नहीं दे रहे कि हाँ 2 दूनी 2 4 होता है, मछली जल की रानी है, जीवन पानी है, यही नहीं दे रहे, हम उसके भीतर नैतिक मूल्य भी विकसित कर रहे हैं, अनुशासन भी बनाए रख रहे हैं, भाईचारा, राष्ट्रीयता का आदि का मूल्य भी सृजन कर रहे हैं उसके भीतर। पाठ्यक्रम में इसमें केवल किताबी ज्ञान और विभिन्न विषयों की जानकारी देते हैं। टीचर आए हिंदी वाला, उसने किताबी ज्ञान पढ़ा दिया, उसके बाद गणित आया, गणित पढ़ा दिया, उसके बाद विज्ञान वाला विज्ञान पढ़ा दिया। तो किताबी ज्ञान दे रहे हैं और विषयों की जानकारी दे रहे हैं कि फलाना विषय, ढिमकाना विषय और विषय में क्या है, केवल वही दे रहा है। ये बहुत व्यापक है, ये बहुत संकुचित है। अगला है लास्ट वाला, पाठ्यचर्या निर्माण की योजना बहुत व्यापक होती है। तो जब एक पाठ्यचर्या को बनाया जाता है तो बहुत बड़ी योजना होती है। मैंने आपको पढ़ाया था ना पाठ्यचर्या के घटक, याद आ रहा है? अंतिम लेक्चर में योजना बनाई थी, सबसे पहले उद्देश्य लिखे थे, फिर कंटेंट लिखा था, फिर शैक्षणिक विधि लिखी थी, फिर मूल्यांकन लिखा था। कितनी बड़ी योजना बन रही थी। इसके निर्माण की योजना काफ़ी संकुचित होती है। जब हम पाठ्यचर्या को बनाते हैं तो उसके भीतर ही छोटी योजना इसकी भी बना देते हैं। तो इसको बहुत ही सरल है मतलब। तो ये 10-12 पॉइंट है भाई, ये लिखने आपको जब आए। तो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है ये आपने पहला पॉइंट देखा है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट को देखेंगे, सॉरी मतलब ये 4 नंबर का टॉपिक था तो ये हो गया 4 नंबर के टॉपिक में अगला टॉपिक देखेंगे है, वो है विश्वास और सत्य में अंतर। बिलीव एंड ट्रूथ में अंतर क्या होता है। कई बार ये सोचते होंगे आप कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अलग अलग है भाई। हो सकता है जिस व्यक्ति पर आप विश्वास करते हो वो सत्य ना हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो अंतर देखना है, विश्वास और सत्य में क्या अंतर होता है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। पहला, विश्वास और सत्य में पहला अंतर क्या है, ये विश्वास वाला पॉइंट, ये सत्य वाला पॉइंट। तो विश्वास वाले में देखते हैं। विश्वास एक आंतरिक स्थिति है जो व्यक्ति की सोच पर आधारित होती है। और ये क्या है? सत्य बाहरी दुनिया में मौजूद होता है और वह सार्वभौमिक होता है, उसे किसी व्यक्ति की सोच, अनुभव या धारणा से बदला नहीं जा सकता। तो जो विश्वास है ना, वो किसी व्यक्ति की मन की स्थिति होती है, आंतरिक स्थिति है। मतलब मेरे मन में किसी चीज़ के प्रति विश्वास है, वो मेरा विश्वास है, मानसिक स्थिति है मेरी मन की। और जो सत्य होता है वो बाहरी दुनिया से संबंधित होता है, सार्वभौमिक होता है, मतलब जो सब जगह एक जैसा होगा। उस पर किसी व्यक्ति की सोच, अनुभव, धारणा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेरी सोच सत्य के प्रति कैसी है, उससे सत्य पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, लेकिन मेरी सोच किसी व्यक्ति पर विश्वास की है या नहीं है, उससे प्रभाव पड़ रहा है। तो विश्वास और सत्य में पहला अंतर है कि ये आंतरिक स्थिति है, ये बाह्य स्थिति है। ये व्यक्ति की सोच पर प्रभाव, ये सोच के कारण बनता है, और एक सोच प्रभाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य हमेशा सत्य रहता है क्योंकि सार्वभौमिक होता है। पहला अंतर देखा। दूसरा, विश्वास व्यक्तिपरक होता है, यानी जिस पर मेरा विश्वास है जरूरी नहीं कि आपका भी होगा। एक होता है व्यक्तिपरक और एक होता है वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिपरक का मतलब होता है कि व्यक्ति व्यक्ति का अलग हो सकता है, और वस्तुनिष्ठ का मतलब कि सबके लिए एक जैसा होता है। आए समझ? व्यक्तिपरक, तो व्यक्तिपरक विश्वास है, मतलब जिस व्यक्ति पर मेरा विश्वास है जरूरी थोड़ी आपका है। जैसे मान लिया कि चलो किसी पर आपका बहुत भरोसा है कि बहुत अच्छा इंसान है, तो हो सकता है मेरा भरोसा न हो, मुझे लगता हो कि बहुत बेईमान इंसान है। तो व्यक्तिपरक है ना, सब व्यक्ति का सब पर एक जैसा विश्वास नहीं हो सकता। जबकि जो सत्य होता है, सत्य वस्तुनिष्ठ होता है, वह सबके लिए एक समान रहता है, चाहे मैं हूँ या चाहे आप हो, ठीक है। तो जो सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहेगा। जो व्यक्तिपरक है वो अलग अलग के लिए हो सकता है। जैसे सत्य ये है कि अगले 13 तारीख से आपके पेपर है, तो सत्य आपके लिए भी है, वो रितु मैडम के लिए भी है, और जो बीएड का सेकंड ईयर का जो भी एमडीयू के छात्र है वो सबके लिए हैं, वो सत्य ही है। और विश्वास क्या है, वो बदल सकता है। तो विश्वास अलग चीज़ है, सत्य अलग चीज़ है। आई समझ? ये व्यक्तिपरक है और ये वस्तुपरक है। अगला, विश्वास समय, परिस्थिति, अनुभव आदि के आधार पर बदल सकता है, यानी विश्वास में बदलाव संभव है।
सत्य पर समय, अनुभव, परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात इसे बदलना असंभव होता है। जो विश्वास है वो कभी भी बदल सकता है, सत्य कभी नहीं बदलता। उदाहरण, माना कोई व्यक्ति है, आपको बहुत भरोसा है इस पर कि जब ना मेरे पर कोई संकट आएगा तो ये मेरी मदद करेगा, आप पर विश्वास है, और खुदा न खास्ता आप पर संकट आए, उसने आपकी मदद नहीं की, तो आपका विश्वास बदला ना कि ये जो ईश्वर में विश्वास करता था मेरी मदद करेगा, जब परिस्थिति उत्पन्न हुई तो इसने मेरी मदद नहीं की, यानी आपका विश्वास बदला है। तो वही कह रहे कि जो विश्वास है वो समय, परिस्थिति और अनुभव से बदल सकता है। जरूरी नहीं कि जो आज आपका जिस पर विश्वास है कल भी रहे, या जिस पर आज नहीं है कल भी ना रहे, भाई बदल सकता है। लेकिन जो सत्य चीज़ें हैं ना वो हमेशा एक जैसी रहती है, उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है तो ऐसा थोड़ी है कि आज पूरब से निकला तो कल पश्चिम से निकलेगा, या परिस्थिति ऐसी बन गई आज बारिश है तो आज निकल नहीं रहा, वो हमेशा निकलेगा, क्योंकि वो सत्य चीज़ है। तो सत्य और विश्वास में अंतर है, बदल रहा है, ये नहीं बदलता है। तीसरा, विश्वास परिवर्तनशील और लचीला होता है, समय के साथ बदल जाता है। तो वही बात कह रहा है यहाँ पर भी कि परिवर्तनशील है, लचीला है, जब चाहे तब बदल सकता है। कठोर सत्य होता है, अपरिवर्तनशील होता है, जो कभी नहीं बदलता है। तो विश्वास कैसा है? लचीला है। सत्य कैसा है? कठोर है। अगला है, विश्वास काल्पनिक और आध्यात्मिक होता है, सत्य हमेशा प्रमाणित होता है, इसे प्रमाण से ही सिद्ध किया जा सकता है। तो जो हमारा विश्वास होता है काल्पनिक और आध्यात्मिक प्रकृति का ज़्यादा होता है। हमारी कल्पनाओं में विश्वास होता है कि यार ऐसा है, आध्यात्मिक चीज़ों पर विश्वास होता है कि अच्छा भगवान होता है, मोक्ष होता है, परलोक में ऐसा होता है, वैसा होता है। जबकि सत्य को प्रमाणित करना पड़ता है, सबूत देना पड़ता है, ठोस आधार होता है सत्य का कि अच्छा ऐसा ही है। तो एक कल्पनाओं पर आधारित होता है, ये प्रमाणों पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है, सिद्धांतों पर आधारित होता है। अगला, विश्वास एक प्रकार की कल्पना मात्र है, सत्य अपने आप में पूर्ण होता है। एक कल्पना है और एक पूर्ण है। अगला, विश्वास प्रायः अप्रमाणित होते हैं, अर्थात उसे साक्ष्यों और सबूतों से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। परलोक होता है, क्या आप उसको सिद्ध कर सकते हो? आपके पास कोई प्रमाण है? नहीं, लेकिन आपका विश्वास है कि ऐसा है। वही कह रहा है कि भाई उसको आप प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते हो। सत्य प्रमाणित होता है, इसे साक्ष्यों से सिद्ध किया जा सकता है। सूर्य है तो भाई सिद्ध कर सकते हो, हाँ सूर्य है तो सत्य है। दो दूने चार होता है तो सिद्ध भी कर सकते हो कि दो में दो जोड़ेंगे चार होगा, एक 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 ये भी चार तो ये भी चार ही होगा, तो सिद्ध कर सकते हो ना। इसको सिद्ध नहीं कर सकते आप। तो विश्वास और सत्य में एक दो और अंतर हैं। जो विश्वास है, ठोस सबूतों और तथ्यों के बिना भी विश्वास कायम रह सकता है। तो बिल्कुल रह सकता है। आपके पास, आपको किसी पर भरोसा है लेकिन आपके पास कोई ठोस कुछ सबूत है नहीं, तो आपका विश्वास वो बना रहेगा। यानी बिना ठोस सबूतों के, बिना तथ्यों के आपका विश्वास कायम रह सकता है। सत्य हमेशा सबूतों और तथ्यों पर ही आधारित होता है। सत्य कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ हाँ ऐसा हो सकता है, नहीं, सबूत क्या है कि सच है गलत है, तो ये हमेशा तथ्यों पर आधारित होता है। विश्वास को देखा या महसूस नहीं किया जा सकता, सत्य को देखा और महसूस भी किया जा सकता है। जो विश्वास है वो मन की बात है ना, मैंने शुरुआत में पढ़ाया था ना, विश्वास क्या है? विश्वास आंतरिक स्थिति है, आपकी मन की बात है। तो क्या मन की बात को आप किसी को बता सकते हो कि ये देख देखिए मेरे मन में ऐसा है? नहीं। जो सत्य है उसको आप दिखा सकते हैं चीज़ों को। तो सत्य महसूस भी होता है, दिखता भी है, और विश्वास न तो दिखता है और ना ही महसूस किया जा सकता। केवल वही जान सकता है जो विश्वास करता है। तो विश्वास और सत्य में ये अंतर है। 10 पॉइंट हैं, 9 पॉइंट कितने थे? कितने में थे? 9-10 पॉइंट। 9 पॉइंटों में 6-7 भी याद आएंगे तो वहाँ लिख देना और हो जाएगा ये। तो ये भी लिख दिया, ये भी हो गया। दूसरा देख लिया। तीसरा देखते हैं, सूचना और ज्ञान में अंतर क्या है? सूचना और ज्ञान, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देखो ज़रा। डिफ़िकल्ट भी है तो ठीक से समझो। एक तरफ सूचना हो गया, एक तरफ ज्ञान हो गया। तो सूचना और ज्ञान में पहला अंतर देखें, किसी चीज़ के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है ना, वही सूचना होती है। सभी सूचनाओं को एकत्रित करने और उन पर चिंतन मनन करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसे ही ज्ञान कहते हैं। तो सूचना क्या है? आपको किसी भी चीज़ से कहीं की कोई जानकारी मिल गई ना, वही सूचना है। मान लें किसी ने आपको कहा, रितु मैडम ने आपको कहा कि जो विशाल मेगा मार्ट है ना, वहाँ पर सस्ती में सामान मिल रहा है, सूट मिल रही है, तो सूचना है ये, उसने आपको बता दिया। तो कोई भी जो सूचना है, जिसकी भी चीज़ को आपको जानकारी मिली, वो सूचना होती है। और जब उन सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं और दिमाग में चिंतन मनन करते हैं और अंत में जो निष्कर्ष निकलता है ना, उसे ही ज्ञान कहते हैं।
कि आप विशाल मेगा मार्ट में गए, आपने वहाँ देखा कि अरे ऐसा तो है नहीं, सब कुछ झूठ बोल रही है, तो जो आपका जो निष्कर्ष निकला ना, वही आपका क्या था, ज्ञान था कि रितु मैडम झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसने सूचना दी और आपने उस निष्कर्ष निकाल के फिर उसका ज्ञान का निर्माण कर दिया। तो सूचना और ज्ञान में पहला अंतर। अगला, सूचनाएं प्रायः बाहर से मिलती हैं। रितु मैडम ने आपको सूचना दी तो बाहर से मिल रही है। ज्ञान का जो उदय है वो आपके मस्तिष्क में होता है, हो रहा है ना, आपने निष्कर्ष निकाला तभी तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान रितु मैडम ने थोड़ी दिया, उसने तो केवल सूचना दी आपको। तो सूचना बाहर से मिलती है प्रायः, और जो ज्ञान होता है वो मस्तिष्क में उदय होता है, ज्ञान का निर्माण दिमाग में होता है। सूचना तो कोई भी दे सकता है। तीसरा, समाचार पत्र, पुस्तकें, मीडिया आदि सूचना के स्रोत होते हैं। सूचना मुख्य तो इनसे ही मिलती है। आपने एक मोबाइल में देखा, रेडियो में सुना और टीवी में देखा, पत्र पत्रिका पढ़ा, किसी ने कह दिया तो सूचना मिल गई। तो सूचना के स्रोत हैं। जो बुद्धि होता है वो ज्ञान का स्रोत होता है, यानी जो आपका दिमाग है ना, वहाँ से ज्ञान की उपज होती है, इसलिए बुद्धि ज्ञान का स्रोत है और ये सूचना के स्रोत हैं। अगला, सूचनाएं अल्पकालिक होती हैं, यानी कुछ समय बाद हम उसे भूल जाते हैं। ज्ञान दीर्घकालिक होता है, इसे आसानी से नहीं भूल सकते हैं। तो सूचनाएं अल्पकालिक होती हैं। रितु मैडम ने आपको कहा कि विशाल मेगा मार्ट में कपड़े सस्ते मिल रहे हैं, तो आप 10 दिन बाद भूल जाओगे कब क्या था। लेकिन जो आपको ज्ञान मिलेगा ना, वो दीर्घकालिक रहेगा, ये इसलिए कि 10 दिन बाद भूल जाओगे। तो आए दिन हम हज़ारों सूचनाएं पढ़ते हैं, सब याद थोड़ी रहती हैं, अल्पकालिक होती हैं। ज्ञान दीर्घकालिक होता है, ज्ञान इंसान भूलता नहीं है। अगला, सूचना को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ज्ञान का स्रोत मस्तिष्क होता है, जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई अखबार है, अखबार में सूचना आई थी, आपने उस अखबार को फाड़ दिया तो सूचना खत्म हो गई। आपके पास कोई वीडियो आपने डिलीट कर दी, सूचना खत्म हो गई। तो सूचना को तो आप आसानी से नष्ट कर सकते हो ना, लेकिन जो ज्ञान आपके मस्तिष्क में है, क्या उसको नष्ट कर सकते हैं? आपको इतना सारा बीएड का जो ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है, तो क्या क्षणिक में कोई नष्ट कर देगा? नहीं कर सकता। तो ज्ञान को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला, सूचनाएं प्रायः अस्थायी होती हैं और बदलती रहती है। सूचनाएं परमानेंट नहीं होती हैं, आज आई कल बदली, दूसरी कोई और हो गई, तो अस्थायी होती है। ज्ञान की प्रकृति स्थायी होती है, जो बदलता नहीं है। ज्ञान स्थायी, चिपक जाता है दिमाग में कि हाँ ऐसा ही है, तो बदलता नहीं है। सूचना प्राप्ति से ना तो मानसिक परिवर्तन आता है और ना ही बुद्धि का विकास होता है। ज्ञान से मानसिक परिवर्तन भी आता है और बुद्धि का विकास भी होता है। जो आपको सूचना मिली, ना तो आपका मानसिक परिवर्तन आया, मन में कोई बदलाव आया, और ना ही आपकी बुद्धि में कोई विकास हुआ। रितु मैडम ने जो आपको सूचना दी, मान लीजिए विशाल मेगा मार्ट में सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, तो क्या आपका मानसिक परिवर्तन हुआ और ये आपकी बुद्धि का विकास हो गया उससे? नहीं। लेकिन जो आप ज्ञान पढ़ रहे हैं, इतना जो पढ़ रहे हो, तो मानसिक परिवर्तन भी आ रहा है, आपकी सोच बदल रही है कि हाँ मुझे पढ़ना है यार, मेहनत करनी है, और उससे आपकी बुद्धि का विकास भी हो रहा है, बौद्धिक क्षमता बढ़ रही है। तो ज्ञान से बुद्धि बढ़ रही है और सूचना से कुछ नहीं बढ़ता है, क्षणिक परिवर्तन होता है, क्योंकि बाहर की चीज़ है ना। अगला, सूचना ही सत्य वर्ड है, ठीक है। सूचनाएं सत्य भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। ज्ञान प्रायः सत्य ही होता है, जो कभी गलत नहीं होता है। तो सूचनाएं सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है ना। वही उदाहरण रितु मैडम वाला, विशाल मेगा मार्ट में कहा कि सस्ते कपड़े मिल रहे हैं, तुम्हें लगा सच्चा है, जब वहाँ गए तो झूठी थी। तो सूचना सही और गलत कुछ भी हो सकती है ना। तो ज्ञान कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे दिमाग की उपज है और तुमने स्टोर किया तो अच्छा ही है, तो गलत नहीं होता। सूचनाओं का संग्रहण आंकड़ों आदि से होता है। ज्ञान सूचनाओं के चिंतन मन से प्राप्त होता है। जो सूचनाओं का संबंध आंकड़े आदि हैं, बहुत सारे डेटा आदि हैं, उनसे प्राप्त हुआ है। और जो ज्ञान है वो चिंतन मनन से हुआ है, दिमाग में आपने सोच विचार किया तब मिलता है। अगला, हमें सबसे पहले सूचनाओं की प्राप्ति होती है। प्रायः सूचनाओं पर चिंतन मनन करने पर ही वो ज्ञान में परिवर्तित होता है। तो पहले किसी चीज़ की सूचना मिलती है और फिर ज्ञान बनता है। सूचना मिली, कपड़े सस्ते हैं, चिंतन मनन किया तो ज्ञान में परिवर्तित हुआ। तो सूचना ही ज्ञान बनती है, लेकिन ज्ञान के लिए दिमाग में जोर डालना पड़ता है, सूचना को कोई जोर नहीं डालना पड़ता। अगला, सूचना के लिए किसी प्रकार की बौद्धिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान बौद्धिक क्रिया करने पर ही प्राप्त होता है। तो सूचना के लिए कोई आपको चिंतन मनन थोड़ी करना पड़ रहा है, किसने बताया, आपने सूचना सुन ली। लेकिन ज्ञान प्राप्त के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आपका दिमाग को भी जोर पड़ रहा होगा। तो ज्ञान क्या है? बौद्धिक क्रिया है। तो सूचना और ज्ञान में क्या अंतर होता है, इसको आपने समझ लिया है। ये आपने तीसरा टॉपिक भी समझा फर्स्ट के लिए। अब कुछ ज्ञान से संबंधित और टॉपिक रह गए हैं हमारे। ये वाला स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान, ये भी 4 नंबर में पूछा जाता है। मैं आपको वैसे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने आपकी ज्ञान के प्रकार बताए थे, बहुत सारे प्रकार बताए थे, वहाँ पर स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान भी बताया था, लेकिन वो पूरे 16 नंबर के लिए बताया था।
अब मैं यहाँ पर 4 नंबर के लिए बता रहा हूँ कैसे लिखना है, स्थानीय ज्ञान और फिर हम सार्वभौमिक ज्ञान देखेंगे। तो स्थानीय ज्ञान क्या होता है? सामान्य से मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान जो किसी स्थान, संस्कृति, सभ्यता, क्षेत्र से संबंधित होता है उसको स्थानीय ज्ञान कहता है। और सार्वभौमिक ज्ञान का मतलब होगी तो सब जगह एक जैसा होगा। भारत में भी ऐसा होगा तो अमेरिका में भी वैसे होगा, उत्तराखंड में होगा तो दिल्ली में भी होगा। लेकिन स्थानीय ज्ञान का मतलब जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में होगा। हमारे उत्तराखंड में मान लें कोई ऐसी चीज़ है जो वहीं के लिए है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जगह भी चीज़ें हो, वो स्थानीय ज्ञान कहलाता है, जो स्थान विशेष का ही ज्ञान होता है। सार्वभौमिक ज्ञान जो हर जगह विद्यमान होता है। तो स्थानीय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, समाज या संस्कृति संबंधित होता है। और प्रत्येक बच्चा सबसे पहले स्थानीय ज्ञान ही प्राप्त करता है। जब बच्चा पैदा होता है तो समाज में पैदा होता है, और हर समाज की अपनी संस्कृति होती है और उसका अलग ही ज्ञान होता है। तो बच्चे को सबसे पहले स्थानीय ज्ञान ही प्राप्त होता है। बच्चे के प्राथमिक ज्ञान निर्माण में उस क्षेत्र और समाज, संस्कृति का अहम योगदान होता है जहाँ बच्चा पैदा होता है। तो बच्चे का जो पहला ज्ञान ही होता है ना, वो स्थानीय ज्ञान ही है, और उस स्थानीय ज्ञान का निर्माण में वहाँ के समाज का, संस्कृति का अहम योगदान होता है। जिस समाज में वह जन्म लेता है वह उस समाज के अनुसार अपनी बोली, भाषा, खान पान, पहनावा, रीति रिवाज, प्रथाओं, मान्यताओं आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। वह अपने आसपास के वातावरण, पशु पक्षी, नदी नाले देखता है, उनका अनुभव करता है। इस प्रकार का समस्त ज्ञान ही स्थानीय ज्ञान होता है। ठीक है, तो अपने क्षेत्र में जो भी, जैसे पशु पक्षी है, तो जो आज भारत में पशु पक्षी है, ज़रूरी थोड़ी कि पूरे संसार में वैसी पशु पक्षी मिलती हो, नदी नाले हो वैसी में नहीं। तो उस क्षेत्र विशेष में जिस प्रकार की पशु पक्षी, नदी नाले, वातावरण होता है ना, उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त करता है। इसको स्थानीय ज्ञान कहते हैं। और इस स्थानीय ज्ञान के साथ ही बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ विद्यालय ज्ञान या सार्वभौमिक ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो जो बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है तो उसको स्थानीय ज्ञान ही प्राप्त होता है। स्थानीय ज्ञान का मतलब होता है कि जो उस समाज, उस संस्कृति, उस क्षेत्र विशेष से उससे संबंधित ज्ञान मिल रहा है, वो सब कुछ स्थानीय ज्ञान ही है। किस प्रकार की वहाँ पर बोली भाषा है, क्या खान पान है, क्या पहनावा है, किस प्रकार के क्षेत्र है, कैसी मिट्टी है, कैसे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु कैसे हैं, उन सब की भी जानकारी उसको स्थानीय ज्ञान ही कहलाती है। और सबसे पहले उसको स्थानीय ज्ञान मिलता है। और बच्चा जब स्थानीय ज्ञान होता है तो उसके बाद वो स्कूल में जाता है। भाई जब ऐसा तो है नहीं कि बच्चा आज पैदा हुआ और कल स्कूल में भेज दिया, भाई 1-1.5 साल घर पे रखते हैं ना, तो तब तक उसको ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, स्थानीय ज्ञान। तो उस स्थानीय ज्ञान को लेकर बच्चा स्कूल में जाता है, और उसको ही विद्यालय ज्ञान या फिर सार्वभौमिक ज्ञान कहते हैं। क्योंकि विद्यालय में अब उसको ऐसा चीज़ पढ़ाया जाएगा जो सब जगह लगभग एक जैसी सच होगी। तो ये स्थानीय ज्ञान के बारे में एक उदाहरण है। कुआं का पानी खारा है, लेकिन सभी कुओं का पानी खारा है यह स्थान विशेष में ही होगा। मतलब कि कुआं, जैसे कुछ कुएं ऐसे होते हैं जहाँ का पानी खारा होता है। तो मान ले कोई बच्चा है जिसका जन्म हुआ, वहाँ का कुएं मान ले राजस्थान में पैदा हुआ, तो उस कुएं का पानी खारा था। तो ऐसा थोड़ी है कि हर संसार में जो भी कुएं होंगे सबका पानी खारा होगा, नहीं ना। तो स्थानीय ज्ञान है। राजस्थान का बच्चा कह सकता है कि हाँ कुएं का पानी खारा है, लेकिन यहाँ दिल्ली में जो कुआं होगा वहाँ का पानी खारा नहीं होगा, या कहीं कहीं का होगा, हर जगह नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ जो किसी क्षेत्र विशेष में होगी तो उसे स्थानीय ज्ञान कहेंगे। तो आइए समझ स्थानीय ज्ञान। स्थानीय ज्ञान का सामान्य सा मतलब है जो किसी क्षेत्र विशेष, संस्कृति से संबंधित ज्ञान होता है, उसे स्थानीय ज्ञान कहते हैं। बच्चा सबसे पहले उसे सीखता है। अब देखते हैं सार्वभौमिक ज्ञान। सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान होता है जो किसी सार्वभौमिक सत्य पर आधारित होता है। यह ज्ञान किसी क्षेत्र विशेष, संस्कृति, समाज आदि के बंधनों से परे होता है। किसी भी क्षेत्र, समाज, संस्कृति कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी हर जगह एक जैसा होगा। उत्तराखंड में है तो वहाँ भी होगा, राजस्थान में वहाँ भी होगा, अमेरिका में वो भी होगा, भारत में जहाँ भी है सब जगह एक जैसा होगा। किसी क्षेत्र, संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सार्वभौमिक सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर जगह एक जैसा होता है। अर्थात सार्वभौमिक ज्ञान वह ज्ञान है जो सभी कालखंड, समाज, संस्कृति, देश, दुनिया में एक समान होता है, सार्वभौमिक ज्ञान कहलाता है। गणित और विज्ञान के नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक ज्ञान की ही श्रेणी में आते हैं। तो जो भी आज हम गणित के सिद्धांत, नियम पढ़ते हैं, विज्ञान के, वो सब सार्वभौमिक ज्ञान ही होता है। क्यों? क्योंकि हर जगह एक जैसा है। 2 और 2 4 होता है, तो ये भाई हर जगह ही है ना। अब ऐसे तो है नहीं कि तुम उत्तराखंड की स्कूल में पढ़े तो 2 2 4 था, और दिल्ली में आए तो 2 2 5 हो गया, या अमेरिका में गए तो 2 2 7 बन गया। वो हर जगह एक जैसा ही होगा। एक गणित का ज्ञान है, ठीक है। तो ज़्यादातर विज्ञान और गणित के जो ज्ञान होता है वो इसी प्रकार का ज्ञान होता है, हर जगह एक जैसा होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य पूरब से निकलता है, ये सभी सार्वभौमिक ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। जो सभी देश, कालखंड, समाज, संस्कृति सब जगह समान होता है, यह सत्य होता है। तो ये सार्वभौमिक ज्ञान कहलाता है, जो हर जगह एक जैसा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ कुछ और होगा तो कहीं और बदल जाएगा, नहीं, हर जगह एक जैसा होता है। और सामान्यतः विज्ञान और गणित से संबंधित ज्ञान ही ज़्यादातर सार्वभौमिक ज्ञान की श्रेणी में आता है।
क्योंकि उसमें बदलाव नहीं होता है। तो आइए समझिए स्थानीय ज्ञान और सार्वभौमिक ज्ञान, ये टॉपिक भी हमने कर लिया है, चौथा टॉपिक भी हो गया। अगला देखते हैं विद्यालय ज्ञान और विद्यालय से बाहर का ज्ञान। ये भी 4 नंबर के टॉपिक में आता है। जो मैंने ज्ञान के प्रकार बताए वहाँ भी मैंने पढ़ाया था, वो 16 नंबर के लिए पढ़ाया था, थोड़ा सा लिखा था। ये पूरा 4 नंबर में पूरे पेज भरने पड़ेंगे, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब विद्यालय ज्ञान देखते हैं क्या होता है विद्यालय ज्ञान। विद्यालय ज्ञान का मतलब सामान्य से मतलब यही है कि जो भी ज्ञान बच्चा स्कूल में जाके सीखता है ना, वो सब विद्यालय ज्ञान है। और उसके बाद जो उसने समाज में सीखा, उसके दोस्तों ने, उसके घर ने, उसके माता पिता ने, उसके पड़ोसी ने सिखाया, वो सब उसका विद्यालय के बाहर का ज्ञान है। आई समझ। विद्यालय की 4 दीवारी के भीतर जो भी सीखा वो विद्यालय ज्ञान है, और उसके बाद बाहर जो कुछ भी सीखा ना, वो सब विद्यालय से बाहर का ज्ञान है। अब कैसे लिखना है? विद्यालय ज्ञान वह ज्ञान है जो छात्र द्वारा औपचारिक रूप से विद्यालय में प्राप्त किया जाता है। यह ज्ञान एक निश्चित समय अवधि में निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो निश्चित समय अवधि मतलब आप सुबह 9 से लेकर 5 बजे स्कूल में गए तो उसमें हुआ, और निश्चित प्रक्रिया से हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। एक निश्चित प्रक्रिया होती है कि बच्चे को पहले क ख ख सिखाया, फिर बनाना सिखाया, फिर कमल सिखाया, फिर वाक्य निर्माण सिखाया, पहले पहाड़े सिखाए, फिर इस प्रकार। तो एक क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है। ठीक है। सामान्य शब्दों में कहे तो जब एक छात्र स्कूल में जाता है और स्कूल से आता है, तो इस दौरान शिक्षक के संरक्षण में उसने विद्यालय में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है ना, विद्यालय ज्ञान कहलाता है। इसमें पढ़ना, लिखना, खेलकूद, संगीत, नृत्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियां शामिल होती हैं। तो विद्यालय में जाकर उसने जो कुछ भी सीख लिया ना, पढ़ना, लिखना, मारना, कूटना, मतलब वटेवर, ऐसा लिखना नहीं है वैसे, जो भी सीखा है सब विद्यालय ज्ञान कहलाता है। तो कुल मिला के विद्यालय के भीतर जो उसने सीखा। विद्यालय से बाहर का ज्ञान। विद्यालय से बाहर का ज्ञान वह ज्ञान होता है जो छात्रों को विद्यालय की परिधि से बाहर प्राप्त होता है। ये विद्यालय है, इसकी परिधि से बाहर मिल रहा है, प्राप्त होता है। विद्यालय से बाहर का ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन और माध्यम होते हैं, जैसे परिवार है, समाज है, मित्र है, रिश्तेदार है, संचार के साधन जैसे टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि। ये सारे के सारे विद्यालय के ज्ञान बाहरी ज्ञान है। विद्यालय से बाहर का ज्ञान वहीं से मिल रहा है। जब बच्चा इन सब से ज्ञान प्राप्त करता है तो इस प्रकार के ज्ञान को विद्यालय से बाहर का ज्ञान कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारा सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा माथा पीछे नहीं करनी है भाई। विद्यालय से बाहर जो मिल रहा है, थोड़ा सा और मैंने आगे लिखा है। विद्यालय ज्ञान और विद्यालय से बाहर के ज्ञान में आपसी संबंध भी होता है। बच्चा अपने आसपास के लोग, समाज, वस्तुएं, गतिविधियों आदि को देखकर अपनी समझ बनाता है और विद्यालय ज्ञान के साथ उसे जोड़ने का प्रयास करता है। तो जो विद्यालय ज्ञान और विद्यालय के बाहर का ज्ञान होता है ना, उसमें आपस में संबंध भी है। बच्चा कोरिलेट करता है चीज़ों को कि अच्छा मैंने ऐसा देखा था, तो घर में ऐसा था, तो विद्यालय में उस चीज़ को जोड़ता है कि जो पढ़ता है कि हाँ ऐसा कुछ देखा था। विद्यालय में टीचर ने कुछ उसको पढ़ाया, तो घर में आके जो चीज़ देखता है उसको रिलेट करते हैं कि हाँ मेरे टीचर ने ऐसा पढ़ाया था। रिलेट करता आपस में एक दूसरे को। हालांकि समाज में ऐसी भी धारणा प्रचलित है कि बच्चे केवल विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन यह धारणा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बालक की पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है और पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त स्कूल में ही होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है ना भाई। जो बच्चा होता है स्कूल में जाने से पहले भी उसको ज्ञान प्राप्त है, और सबसे पहली शिक्षिका उसकी माँ है और परिवार विद्यालय है, तो वहाँ से भी ज्ञान प्राप्त किया है। अतः स्कूल में जाने से पहले बच्चा अपने परिवार से काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। इसलिए जो लोग ऐसा मानते हैं केवल विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त होता है, वही लोग गलत हैं। तो बिल्कुल बात भी सही है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग अपने आप में गलत हैं, गलत सोचते हैं। तो ये शायद चौथा ये भी देख लिया हमने। आ रहा नहीं आ रहा समझ? आना चाहिए। अगला देखते हैं मूर्त और अमूर्त ज्ञान। मूर्त का मतलब समझते हो? जिसको हम देख सकते हैं उसको मूर्त कहेंगे, और जिसको हम नहीं देख सकते उसको अमूर्त कहेंगे। ठीक है। देखने वाली चीज़ें मूर्त, और जो नहीं देखा जाता उसको अमूर्त कहते हैं। तो वही है मूर्त ज्ञान। जो वस्तु हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है उससे संबंधित ज्ञान को मूर्त ज्ञान कहते हैं। ये पेन दिख रही है आपको, अब आप इससे संबंधित ज्ञान लेंगे कि हाँ पेन है, प्लास्टिक से बनी है, लाल लाल है, लाल लिख रही है, तो जो आपने ज्ञान मिला ना आपको, ये मूर्त ज्ञान है, क्योंकि आपने देखा उस चीज़ को। अमूर्त ज्ञान अप्रत्यक्ष तथ्यों और सूचनाओं से प्राप्त ज्ञान को ही अमूर्त ज्ञान कहते हैं। इस भगवान होता है, परलोक में ऐसा होता है, बहुत हुरे होती हैं, आपने देखा नहीं देखा, लेकिन ज्ञान तो है ना कि ऐसा भी कुछ होता है, तो ऐसा ज्ञान को ही अमूर्त ज्ञान कहते हैं। जो दिख रहा है वो मूर्त ज्ञान, जो नहीं दिख रहा लेकिन ऐसा आप मानते हैं, उस प्रकार के ज्ञान को अमूर्त ज्ञान कहते हैं। अगला पॉइंट मूर्त ज्ञान में, मूर्त ज्ञान
मूर्त चिंतन से विकसित होता है, अर्थात जो वस्तु दिख रही है उस पर चिंतन मनन से ही विकसित होता है। तो मूर्त ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, जो वस्तु दिखती है उस पर सोच विचार करने से प्राप्त होता है। और अमूर्त ज्ञान अमूर्त चिंतन से विकसित होता है, अर्थात जो दिख नहीं रहा है उस पर चिंतन मनन करने से होता है कि भगवान दिख नहीं रहा लेकिन ऐसा होगा वैसा होगा, लंबा होगा चौड़ा, मतलब जो कुछ भी है। तो जो दिख नहीं रहा उस पर चिंतन करने से जो ज्ञान मिला वो अमूर्त ज्ञान है, और जो दिख रही है उस पर चिंतन करने से जो ज्ञान मिला वो मूर्त ज्ञान है। अगला, मूर्त ज्ञान का स्रोत संकुचित होता है क्योंकि सभी चीज़ों को देख नहीं सकते हैं ना, ठीक है। तो जो मूर्त ज्ञान है वो संकुचित है, जो जो चीज़ें आपको दिख रही है केवल आप उसी पर ही सोच विचार करके ज्ञान मिल रहे हैं। तो भाई ब्रह्मांड अनगिनत अनादि है, तो सब चीज़ थोड़ी देख पा रहे हैं आप, इसलिए उसका ज्ञान का स्रोत भी संकुचित होगा। लेकिन जो अमूर्त ज्ञान है वो व्यापक होता है, क्योंकि कल्पनाओं की कोई सीमा थोड़ी होती है। आप कल्पनाओं में हो सकता है कि पृथ्वी के पाताल में घुस जाओ, और हो सकता है सूर्य के अंदर पहुंच जाओ। तो कल्पनाओं उसका जो ज्ञान मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, मूर्त ज्ञान तो बहुत ही कम होगा। ये मान लीजिए पेन है, दिख रही है आपको, मैंने आपको कहा इस पेन पर 10 वाक्य लिखो, तो लिख लेंगे आप, 10 ही लिख पाएंगे कि ऐसा ही वैसी है, क्योंकि मूर्त ज्ञान है। लेकिन अगर किसी चीज़ ऐसे विषय में मैंने आपको कल्पना के करके किसी चीज़ पर कहा कि लिखो, तो कल्पनाओं में तो आप खो जाएंगे, हो सकता है 3 पेज भर दो, तो बहुत व्यापक ज्ञान बन सकता है कल्पना का। कल्पना वो लड़की वाली कल्पना नहीं, जो हमारी कल्पना है मन की, उसकी बात हो रही है, ध्यान भटकाना नहीं है। हालांकि वैसे आप लड़की हैं तो कहाँ भटकेगा, लड़का होता तो भटक भी सकता था। बहरहाल अगला देखते हैं। मूर्त ज्ञान को समझना और उसकी व्याख्या करना आसान होता है क्योंकि वो हमारे सामने उपस्थित होता है। अमूर्त ज्ञान को समझना और उसकी व्याख्या करना काफ़ी कठिन होता है क्योंकि वो हमारे सामने नहीं होता। इसकी व्याख्या करो पेन की तो बहुत आसान है, और जो है ही नहीं उसकी कैसे व्याख्या करोगे, कैसे समझाओगे, बहुत कठिन है उसकी व्याख्या करना। मूर्त ज्ञान को स्थूल अर्थात मोटा ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, इसे सूक्ष्म ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो मूर्त ज्ञान जो दिख रहा है मोटा ज्ञान है, और जो दिख नहीं रहा वो सूक्ष्म ज्ञान है। अगला मूर्त ज्ञान। छोटी कक्षाओं में मूर्त ज्ञान दिया जाता है, जो छोटी छोटी कक्षा है उसमें बच्चे को मूर्त ज्ञान दिया जाता है। उच्च स्तरीय कक्षाओं में अमूर्त ज्ञान दिया जाता है। जो छोटी कक्षा होती है ना, उसमें बच्चे को ऐसे दिया जाता है कि बच्चे पेड़ ऐसा होता है तो ऐसे तो पेड़ बनाया जाता है, बच्चे कौवा ऐसे तो कौवा बना दिया, बच्चे ये चीज़ ऐसी नई ड्राइंग बना दी, कुछ चीज़ दिखा दिया, चीज़ों को दिखाकर ज्ञान दिया जाता है। उच्च स्तरीय कक्षाओं में बच्चों को अमूर्त ज्ञान दिया जाता है। पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, पृथ्वी की जो गर्त है वो बहुत गर्म है, तो देख थोड़ी रहा है कोई, अमूर्त ज्ञान है, कल्पना कर रहा है बच्चा, अच्छा ऐसा होगा, सूर्य इतने करोड़ किलोमीटर दूर है, तो क्या वहाँ गया कोई उसको देखने के लिए, लेकिन पढ़ रहे हैं, अमूर्त प्रकृति का ज्ञान है। इस ज्ञान को हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं, इसे उच्च मानसिक अवस्था में ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जो मूर्त ज्ञान है, हम देख रहे हैं जिस चीज़ को, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उससे प्राप्त कर रहे हैं। और अमूर्त ज्ञान के लिए उच्च मानसिक स्तर यानी आपकी बौद्धिक स्तर ऊंचा होना चाहिए, तभी तो उच्च कक्षाओं में दिया जाता है, क्योंकि बच्चा सोच समझ सकता है। अगला, इसका संबंध भौतिक जगत अर्थात संसार की चीज़ों से होता है। इसका संबंध मानसिक जगत अर्थात चिंतन मनन से होता है। तो जो चिंतन मनन से ज्ञान मिल रहा है वो अमूर्त प्रकृति का ज्ञान है, और जो भौतिक संसार में जो वस्तु में देख रहे हैं उससे मिल रहा है वो मूर्त ज्ञान है। अगला, इससे बालक की बुद्धि और कल्पना शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जो दिख रहा है उस पर क्या कल्पना करेगा बच्चा, लेकिन अमूर्त ज्ञान से बच्चे की कल्पना शक्ति और बुद्धि का विकास होता है। मैंने कहा कि जो सूर्य है उतना बड़ा है, उसके भीतर आग का गोला है, तो बच्चा भी सोचेगा ना, कल्पना करेगा, अच्छा अच्छा ऐसा होगा, पता नहीं 16,000 किलोमीटर दूरी पर है, तो बच्चा सोचेगा 16,000 किलोमीटर कैसे जाऊँ मैं, भाई उस पर कल्पना करेगा। अब जो पेन दिख रही है इस पर क्या ही कल्पना करे आदमी। तो जो मूर्त ज्ञान होता है उसमें कल्पना शक्ति का कोई विकास नहीं होता, अमूर्त ज्ञान में कल्पना शक्ति और बुद्धि का विकास होता है। तो मूर्त ज्ञान और अमूर्त ज्ञान को आपने समझा, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आना भी चाहिए। तो चौथा पांचवा पॉइंट में मैंने आपको समझाया। अगला पॉइंट को देखेंगे हम, ठीक है। तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान को। सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान जो किताबों का ज्ञान होता है, और व्यावहारिक ज्ञान का मतलब जो हम प्रैक्टिकल करके करते हैं वो सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल। जैसे आजकल क्या कर रहे हैं आप, कहते हैं ना थ्योरी पढ़ रहा हूँ मैं, तो थ्योरी का मतलब क्या, किताबों का ज्ञान रट रहा है चीज़ों को, और प्रैक्टिकल कर रहा है तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसको व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं। तो किताबों का ज्ञान और प्रैक्टिकल का ज्ञान, तो ये सामान्य सा शब्द आपने अर्थ समझा। अब देखते हैं लिखना कैसे है। सैद्धांतिक ज्ञान। सैद्धांतिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे बच्चा ना तो अपनी तर्क बुद्धि से प्राप्त करता है और ना ही इंद्रिय अनुभव से, यानी दिमाग थोड़ी लड़ा रहा है उस पर, किसी ने किताबें लिख दी तुमने पढ़ लिया तो सैद्धांतिक ज्ञान है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है। अलग अलग क्षेत्र में अनेक विशेषज्ञ होते हैं, जैसे दर्शन के विशेषज्ञ, गणित के क्षेत्र में गणित के विशेषज्ञ,
विज्ञान के विशेषज्ञ। इन विशेषज्ञों ने अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान को पुस्तकों आदि में लिख दिया। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग विशेषज्ञ हैं। गणित के विशेषज्ञों ने गणित की पुस्तकों में लिख दिया, विज्ञान वालों ने विज्ञान में लिख दिया और किताबें बना दी हैं। आज हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं। सामान्य देखा जाए तो जो आज हमें अधिकांश ज्ञान प्राप्त है वो पुस्तकों का ज्ञान ही है। तो इस तरह जिस ज्ञान को हम पुस्तकों से प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं, और जिस ज्ञान को शिक्षक हमें पढ़ाते हैं वह भी सैद्धांतिक ज्ञान ही होता है। तो सैद्धांतिक ज्ञान का सामान्य से मतलब ऐसा ज्ञान कि जिसको ना तो तुमने चिंतन मनन करके प्राप्त किया, ना ही इंद्रिय अनुभव से प्राप्त किया, बल्कि विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञों ने किताबें लिख दी, उन किताबों को तुमने पढ़ लिया, वही तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षक भी उसे ही तुम्हें पढ़ा रहा है और वो भी थियोरेटिकल नॉलेज ही है। जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ आज, ये कैसा ज्ञान है? सैद्धांतिक ज्ञान ही तो है भाई। कई सारे अनुभव जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बीएड की किताबें लिखी, मैंने उससे थोड़ा पढ़ के आपको पढ़ा दिया। इस सैद्धांतिक ज्ञान है जो किताबों से प्राप्त हो रहा है। उस ज्ञान के लिए मैंने तर्क वितर्क थोड़ी किया कि अच्छा बीएड में ऐसा सवाल आएगा, वो तो किताब से छांट दिया, और ना ही मैंने अपना इंद्रिय अनुभव का प्रयोग किया, बिल्कुल गहन अध्ययन किया, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या कैसा ज्ञान है? थ्योरेटिकल नॉलेज है। थ्योरेटिकल नॉलेज में उदाहरण के लिए जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की और किताब में लिख दिया, और आज हम उस किताब को पढ़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ऐसा ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान है, क्योंकि जो हमारा खुद का अनुभव से प्राप्त नहीं है। तो वही कह रहे जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की है, तो न्यूटन ने अपना बुद्धि का प्रयोग किया होगा, उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने किताब में लिख दिया, आज हम उस ज्ञान को पढ़ते हैं। तो क्या मैं ये बोलूँ कि जो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज मैंने की है, वो तो किसी और ने की, उसका अनुभव था, उसने ज्ञान को लिख दिया और आज मैं उसको पढ़ता हूँ। तो ऐसा ज्ञान सैद्धांतिक ज्ञान कहलाता है। मुझे उम्मीद है आपको सैद्धांतिक ज्ञान समझ आया होगा। बहुत आसान है। वैसे तो मैं शुरुआत में समझा देता हूँ, उसी टाइम में समझ आ जाता होगा, लेकिन लिखना कैसे होगा पेपर में, वो लिखना है। व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान को प्रायोगिक ज्ञान भी कहते हैं। जो शब्द होगा पेपर में वही लिख देना है। अंग्रेजी में प्रैक्टिकल नॉलेज होगा लिखा। तो क्या होता है व्यवहारिक ज्ञान? प्रयोगात्मक ज्ञान वह ज्ञान है जिसे व्यक्ति वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों से प्राप्त करता है, अर्थात वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, उन प्रयोगों के आधार पर नियम और सिद्धांत बनाए और उस ज्ञान को हम पढ़ते हैं। ऐसा ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो जो भी वैज्ञानिक आदि हैं, उन्होंने जो भी ज्ञान का निर्माण किया, प्रयोग करके प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद उन्होंने नियम बना दिए, ऐसा ऐसा होता है, आज हम उन नियमों को रट लेते हैं, वही एक प्रकार का प्रायोगिक ज्ञान कहलाता है। आज विज्ञान के क्षेत्र में अधिकांश ज्ञान जो है वो प्रायोगिक ज्ञान ही है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और फिर उनको किताबों में लिख दिया, और ऐसे किताबें विज्ञान की किताबें कहलाती हैं, और आज हम उन किताबों को पढ़ते हैं। तो ये प्रायोगिक ज्ञान है। और जब भी सैद्धांतिक ज्ञान में कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तो प्रायोगिक ज्ञान के माध्यम से ही उसे प्रमाणित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध भी रखते हैं। मतलब ये कि जब भी कोई किताबी ज्ञान है, उस किताबी ज्ञान में कोई हमें ऐसा लगेगा ठीक है, गलत है, क्या है, तो उसको प्रैक्टिकल के द्वारा सिद्ध किया जाता है कि हाँ सही है, ये गलत है, और सही है गलत है, फिर पता लगाया जाता है। यानी जो प्रयोग से जो सैद्धांतिक ज्ञान का परीक्षण किया जा रहा है। इसलिए जो व्यवहारिक ज्ञान है और सैद्धांतिक ज्ञान है वो आपस में एक दूसरे संबंध भी रखते हैं। तो आई समझ आपको? सैद्धांतिक ज्ञान किताबों का ज्ञान, जो कुछ भी आज किताबों में हम पढ़ रहे हैं वो सैद्धांतिक ज्ञान है। प्रायोगिक ज्ञान, वैज्ञानिकों ने जो भी आविष्कार किया, जो भी नियम सिद्ध किए, उन नियमों को लिखकर किताबों में लिख दिया, वो प्रायोगिक ज्ञान कहलाता है। सामान्यतः विज्ञान आदि की किताबों में ये ज्ञान हमें मिलता है। ये भी आपने समझ लिया है। तीन चार पॉइंट और रह गए, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये है, ये भी 4 नंबर में आता है, शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की सीमाएं। मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जो मैंने 3rd और 4th यूनिट साथ में पढ़ाई थी ना, जो उसका जो 2nd वाला लेक्चर आया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। देखो जब भी ध्यान से देखना, ये 3 सवाल इसी प्रकार के बनते हैं, वहाँ मैं आपको समझा चुका हूँ। इसमें जब शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या लिखी आएगी ना, तो ध्यान से एक बार अंग्रेजी देखना क्या लिखा होगा उसमें। शिक्षक केंद्रित, उसको अंग्रेजी में लिखा होगा डिसिप्लिन सेंटर्ड डिज़ाइन वर्ड होगा। अंग्रेजी में हमेशा एक वर्ड होगा DESIGN, और इस डिज़ाइन को हिंदी में कुछ भी लिख सकता है। इसको पाठ्यचर्या भी लिखता है, इसको प्रारूप भी लिखता है, इसको ये प्रारूप योजना भी लिखता है, कुछ भी लिख सकता है।
अंग्रेजी जरूर देखना। इसमें शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या भी हो सकती है, शिक्षक केंद्रित योजना भी हो सकती है, शिक्षक केंद्रित पाठ्य रूप भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में शब्द होगा डिसिप्लिन सेंटर्ड डिज़ाइन वर्ड होगा, ठीक है। डिज़ाइन शब्द याद रखना। सामान्य से 4 नंबर में जब भी पूछेगा ना तो डिज़ाइन वाला ही पूछता है। तो मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि पेपर में कैसे लिखना है कि जो शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या होती है उसकी सीमाएं क्या होती हैं। मैंने आपको 3 पाठ्यचर्या यानी जो ये डिज़ाइन समझाए थे, 3 प्रारूप बताए थे मैंने, जो लास्ट से लास्ट लेक्चर में था उसमें आपने देखा था। एक था शिक्षक केंद्रित, उसको शिक्षक केंद्रित को अनुशासन केंद्रित भी कह रहे थे और उसी को विषय केंद्रित भी कहा था। तो तीनों का एक ही नाम था। दूसरा मैंने ये शायद इधर लिखा नहीं, दूसरे में लिखा है ये वाला। मैंने आपको एक था विषय केंद्रित था, एक बाल या छात्र केंद्रित था और तीसरा समस्या केंद्रित था। इन तीनों को मैंने पढ़ाया था। विषय केंद्रित को अनुशासन केंद्रित भी कहा जाता है, जिसमें केवल विषय को केंद्र में रखा जाता था। बाल केंद्रित जिसको बच्चे को केंद्र में रखा जाता था। समस्या जिसमें समस्या समाधान को केंद्र में रखा जाता था। तो मैं इनको आप पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इनकी सीमाएं मैंने कहा था फोकस करना है। तो एक बार वो 16 नंबर के लिए था, ये 4 नंबर के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, समझा चुका हूँ वैसे, लेकिन थोड़ा एक बार और दिमाग में घुस जाए। तो शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की सीमाएं क्या हैं। शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की निम्न सीमाएं हैं। पहला, इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों की रुचि, आवश्यकता, क्षमता आदि का कोई स्थान नहीं होता है। सभी छात्रों के लिए विषय की एक जैसी किताबें होती हैं और सभी को वही पढ़नी पड़ती है। तो मैं पहले भी आपको समझाया कि भाई जो शिक्षक केंद्रित होता है उसमें किताब पर फोकस होता है, जो किताब में लिखा है वही सब कुछ है, इसके अलावा कोई महत्व नहीं होता। छात्र की रुचि अभिरुचि कोई महत्व नहीं होता। तो पहली सीमा होती है। दूसरा, इस पाठ्यक्रम में छात्रों का स्थान गौण होता है और विषय वस्तु यानी सिलेबस का स्थान महत्वपूर्ण होता है और पाठ्यक्रम को समाप्त करने पर ही बल दिया जाता है। तो बच्चे का कोई स्थान नहीं होता है, केवल किताबों का ही महत्व है। किताबें सर्वश्रेष्ठ होती हैं, जो भी किताब में लिखे वही ठीक है, इसका महत्व। अगला, इस पाठ्यक्रम में चीज़ों को खुद से सीखने की बजाय रटाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है। बच्चा बिना सोचे समझे चीज़ को रटता रहता है। तो वही है, किताब पर ही फोकस है, बस चीज़ों को रट लो। मैं फटाफट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि वहाँ मैं बहुत गहराई में चीज़ों को समझा चुका हूँ। यहाँ पर तो खाली इतना समझा रहा हूँ कि हाँ ऐसा है। इसमें छात्रों को केवल रटवाने पर बल दिया जाता है, जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं होता। केवल रटा दो चीज़ों को। छात्रों में केवल किताबी ज्ञान होता है, सामाजिक, प्रायोगिक, व्यावहारिक ज्ञान का अभाव होता है। तो ये शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की कुछ सीमाएं थी। जब भी पूछता है इस 4 नंबर में तो हमेशा सीमाएं पूछेगा। या तो शिक्षक केंद्रित पाठ्यचर्या की सीमा पूछ लेगा, या फिर विषय केंद्रित पूछ लेगा, या फिर बाल केंद्रित पूछ लेगा, समस्या, इन तीनों में से पूछ लेता है इसको। तो ये समझ लिया आपने, इसको बहुत आसान था। जल्दी जल्दी मैंने इसलिए पढ़ा कि मैं इसको पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पर केवल 4 नंबर के दृष्टिकोण से समझाया मैंने। अगला, अधिगमकर्ता बाल केंद्रित पाठ्यचर्या। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या पढ़ा चुका था कि ऐसा पाठ्यचर्या जहाँ पर बच्चे को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, उसे बाल केंद्रित कहते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड डिज़ाइन वर्ड, वही मैंने याद रखा, डिज़ाइन शब्द होना चाहिए, ठीक है, और डिज़ाइन ही उसमें पूछेगा ही। हिंदी में कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ पर पाठ्यक्रम लिखा है ना, लेकिन अंग्रेजी में डिज़ाइन होगा। यहाँ पर एक प्रारूप भी हो सकता है, योजना भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है हिंदी में। हिंदी में क्या बोलूँ यार, गत मान रखिए बिल्कुल कसम से। अंग्रेजी का शब्द ऑथेंटिक होगा, अंग्रेजी का शब्द ही देखना है। अधिगमकर्ता पाठ्यक्रम अथवा बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम है जिसका निर्माण बच्चों को केंद्र में रखकर किया जाता है, अर्थात बच्चों की रुचि, अभिरुचि, क्षमता, योग्यता आदि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम को अधिगम केंद्रित प्रारूप कहते हैं। तो अधिगमकर्ता पाठ्यचर्या क्या है उसी को लिखना है, इसमें सीमाएं नहीं पूछ रहा। सीमा पूछेगा तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या सीमाएं होती इसकी। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को रटवाने की बजाय मनोवैज्ञानिक तरीके से शिक्षा प्रदान करना है, जिसमें बच्चों पर शिक्षा का बोझ ना हो, बल्कि वे खुद से चीज़ों को सीख सकें। तो अधिगमकर्ता वही है कि भाई बच्चे को केंद्र में रखा जा रहा है, भाई बच्चे को सिखाना है चीज़ों को, वो वाली बात है। तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं दोबारा भी कह रहा हूँ, इन चीज़ों को मैं समझा चुका हूँ बहुत डिटेल में आपको। जब मैं डिज़ाइन पढ़ा रहा था कि क्या होता है पाठ्यक्रम का डिज़ाइन क्या होता है, मैंने डिटेल में समझाया था इन चीज़ों को 16 नंबर के लिए। यहाँ पर केवल मैंने आपको 4 नंबर के लिए, ताकि ऐसे भी पूछते आपके दिमाग में चीज़ें बनी रहे। ये भी छोड़ दिया, देख लिया। अगला देखते हैं। 4 नंबर पूछता है ज्ञान के प्रकार। तो ज्ञान के प्रकार को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, नहीं पढ़ाया मैंने, सबसे पहले एक क्लास में पढ़ाया था
कि कांट के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई, स्थानीय ज्ञान, सार्वभौमिक ज्ञान, ये ज्ञान वो ज्ञान, पता नहीं कितना ज्ञान पढ़ा दिया था। तो वही लिख देना है और एक्सप्लेन नहीं करना, वो पॉइंट वाला लिखना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। तो जब ये सवाल 4 नंबर में आए तो केवल प्रकार लिख देना है और एक्सप्लेन मत करना, एक एक लाइन में कर देना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ताकि आपको याद भी रहे कि पूरा एक्सप्लेन नहीं करना। वो तो मैंने 16 नंबर के लिए पढ़ाया था 4-5 पेज में, तो 4 नंबर में आएगा तो 5 पेज थोड़ी भरने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में लिख देना है। तो ज्ञान के वही प्रकार लिख देना, 10-12 प्रकार के पढ़ाए थे वो लिख देना है। यहाँ पर मैंने समझा दिया कि 4 नंबर में सवाल पूछता है, तो इसलिए ये भी समझा दिया, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला देखते हैं, पाठ्यक्रम के घटक। घटक मैंने समझाए थे आपके 4 घटक समझाए थे, वो चित्र से याद आ रहा आपको। घटक का मतलब कि जिन चीज़ों से कोई चीज़ मिलकर बनी होती है उसे घटक कहते हैं। मैंने उद्देश्य समझाया था, फिर मैंने कंटेंट समझाया था, फिर टीचिंग मेथड समझाया था और लास्ट मूल्यांकन समझाया था, है ना, आ रही याद। तो वही है, पाठ्यक्रम के घटक भी पूछता है 4 नंबर में। 16 नंबर में पूछेगा तो वैसे लिख देना है, और 4 नंबर में पूछे तो वैसे लिख देना, लेकिन छोटे छोटे चीज़ों में। तो पाठ्यक्रम के घटक क्या क्या हैं? उद्देश्य, एम, विषय वस्तु कंटेंट, शिक्षण सामग्री टीचिंग मेथड, और चौथा है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। तो ये 4 होते हैं। उद्देश्य में मैंने समझाया था कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सबसे पहले उद्देश्यों का चयन किया जाता है कि भाई किन उद्देश्यों के लिए समाज और बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम बनाते हैं। तो उद्देश्य थोड़ा एक्सप्लेन ऐसे कर देना 4 नंबर के लिए। विषय वस्तु, इसमें विषय वस्तु, पाठ्य वस्तु, टॉपिक आदि को शामिल किया जाता है। सामग्री, सहायक सामग्री आदि भी चयन की जाती है। शिक्षण विधि, इसका संबंध मुख्यतः शिक्षक से होता है कि भाई शिक्षक किन विधियों, किन उपविधियों, निर्देश, दिशा निर्देश, फीडबैक किस प्रकार बच्चे को देगा। जो मैंने आपको समझा कि अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेगा। यदि अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो आकर्षक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही बात यहाँ पर करता है। अंत में मूल्यांकन, जो चौथा और अंतिम घटक है, इसमें ऊपर के तीनों घटकों का मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल्यांकन का मतलब यहाँ बच्चे वाला मूल्यांकन नहीं है, यहाँ मूल्यांकन का मतलब कि इन तीनों का मूल्यांकन करना होता है। तो पाठ्यक्रम के ये 4 घटक भी हैं, ये भी 4 नंबर में सवाल पूछता है, तो ऐसे लिख देना है। 16 नंबर का पूछे तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं यूनिट वाइज पढ़ाऊँगा। पहले यूनिट फर्स्ट, फिर यूनिट सेकंड, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ, और फिर ये पहला वाला, क्योंकि ये जो अधिकांश जो पॉइंट आ रहे हैं ना वो उनसे ही निकल के आ रहे हैं, इसलिए मैं ये सबसे लास्ट में इसको पढ़ा रहा हूँ, या ऐसे पढ़ाने का तरीका भी होता है इसको। तो ये भी देख लिया हमने, ठीक है। अंतिम आज के लिए अंतिम देखेंगे, और भी आएगा इस पर एक लेक्चर मेरे ख्याल से। अभी तो रात के करीबन कितने बज रहे होंगे, कहाँ है मोबाइल, 12 साढ़े 12 बज गए मेरे ख्याल से। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, लास्ट को देख लें। पाठ्यचर्या के आधार, तो पाठ्यचर्या के आधार भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाई नहीं पढ़ाई, याद आ रहे हैं ना। दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, सांस्कृतिक आधार, राजनीतिक आधार, आर्थिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, वही 7 पॉइंट थे जो, तो वही लिख देने हैं 16 नंबर के लिए। वैसे वो 16 नंबर में उसने सवाल नहीं पूछा, 4 नंबर में ही ज़्यादा तो सवाल पूछा है। तो 4 नंबर में सवाल पूछा है, तो एक बार यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो दार्शनिक आधार दार्शनिक आधार, किसी भी समाज पर जिस दर्शन का प्रभाव होगा वहाँ के पाठ्यक्रम पर भी उस दर्शन का प्रभाव देखने को मिलता है। यदि आदर्शवाद का प्रभाव है तो पाठ्यक्रम में भी भगवान, मोक्ष आदि से संबंधित विषय होंगे। यदि प्रकृतिवाद का प्रभाव है तो प्रकृति को महत्व दिया जाएगा। यदि प्रयोजनवाद का प्रभाव है तो विज्ञान आदि को महत्व दिया जाएगा। तो यही है दार्शनिक आधार। जब 4 नंबर में आए तो यही पॉइंट लिखने हैं, और 16 नंबर में आए तो इस दार्शनिक आधार में और भी बताए थे मैंने, यहाँ पर 4 को लिख देना है। कौन कौन से? विज्ञानवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद, उन 4 को लिखना था, है ना। 16 नंबर में आए तो पूरा एक्सप्लेन करना है, 5-6 पेज भरने हैं, और 4 नंबर में तो बस एक लाइन का लिख देना है। दूसरा आधार है सामाजिक आधार। जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार का पाठ्यक्रम भी होगा। यदि समाज रूढ़िवादी होगा तो आधुनिकता और बदलाव का पाठ्यक्रम में विरोध किया जाएगा, और यदि समाज आधुनिक होगा तो पाठ्यक्रम में भी आधुनिक विषय, विज्ञान आदि को शामिल किया जाएगा। तो सामाजिक आधार का मतलब वही है कि भाई समाज कैसा है। वो उदाहरण मैंने समझाया था लड़कियों वाला कि यदि भाई समाज में रूढ़िवादिता है, महिला शिक्षा का बहिष्कार किया जा रहा है, तो पाठ्यक्रम में भी उसका बहिष्कार ही किया जाएगा। यदि समाज आधुनिक है तो आधुनिकता की बात होगी। सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार का मतलब कि संस्कृति कैसी है हमारी, विविधता, संस्कृति की विविधता है तो पाठ्यक्रम में भी बहुत सारी विविधता दिखेगी। संस्कृति का पाठ्यक्रम पर अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है, इसलिए पाठ्यक्रम में भी विविधता दिखती है। अनेक भाषा, बोली, धर्म, त्यौहार, रीति रिवाज आदि को स्थान दिया जाता है। सभी संस्कृति का सम्मान होता है। तो यही बात है, मैंने
जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि मैं पहले आपको इसको पढ़ा चुका हूँ, ये तो एक प्रकार से रिवीजन ही करा रहा हूँ मैं इस चीज़ का आपको। अगला है राजनीतिक आधार। देश में जिस प्रकार की राजनीति और उसकी विचारधारा होगी, पाठ्यक्रम भी उसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। वो मैंने बीजेपी कांग्रेस वाली बात आपको बताई थी। कांग्रेस था तो पाठ्यक्रम कुछ और था, अब बीजेपी आई है तो उसने एनसीईआरटी किताबों में बहुत सारी चीज़ें हटा दी आज के दिन में। तो जैसी राजनीति होगी वैसा प्रभाव दिखेगा। आर्थिक आधार वो समझाया था मैंने, अमीर होगा तो भाई आपके यहाँ की पाठ्यक्रम की व्यवस्था व्यापक होगी, तकनीकी शिक्षा होगी। वो अमेरिका और नेपाल वाला उदाहरण याद आ रहा है आपको, तो वही वाली यहाँ पर है। यदि देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा तो पाठ्यक्रम भी व्यापक होगा, बच्चों को तकनीकी विषय पढ़ाए जाएंगे। और यदि देश गरीब होगा तो पाठ्यक्रम संकुचित होगा, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा भी प्राप्त नहीं होगी। तो वही बात यहाँ पर है। अगला है मनोवैज्ञानिक आधार, ये पढ़े। अगले देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। यदि बच्चों की रुचि, क्षमता, आयु, योग्यता आदि उनकी बौद्धिक और मानसिक क्षमता का अध्ययन करके पाठ्यक्रम बनाया जाएगा तो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होगा, बच्चों को महत्व दिया जाएगा। तो मनोवैज्ञानिकता का मतलब सामान्य सा मतलब होता है कि जब हम बच्चे की मन की बात को पढ़कर पाठ्यक्रम बनाते हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट देखें आपने, डॉक्टर जब कोई पागल हो जाता है डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसको साइकेट्रिस्ट कहते हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है, यानी दूसरे की मन की बात को जानकर कुछ करना, तो ये मनोवैज्ञानिक आधार है। तो ये हमने पाठ्यक्रम के आधार भी देख लिए हैं 4 नंबर के लिए। 16 नंबर के लिए पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर एक प्रकार रिवीजन मैंने करवा दिया है। तो ये हमने कई सारे आज पॉइंट पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और आना भी चाहिए। यदि नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, तो ये हो चुका है। फिर कल मिलेंगे। अभी एक या 2 लेक्चर और दूंगा फिर छोटे छोटे, उसको भी पढ़ लेना। इस तरह आपको पूरा कंप्लीट हो गया। समझ विकसित कर लेना, अपने शब्दों में चीज़ें वहाँ पर लिखनी है, रटी रुटी भाषा। वैसे मैं तो रटवा नहीं रहा, मैं तो समझा रहा हूँ। मैं भी वही मनोवैज्ञानिक वाला मन की क्षमता देखकर पढ़ाता हूँ। चलो जो भी है ठीक है। चलो यार सोता हूँ भाई, रात के 12 साढ़े 12 हो गए। चलो ठीक है।